हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज से हम लोग टॉप 40 टॉपिक्स की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 जो एमपीपीएससी प्री का यूनिट नंबर 7 है, वह एक श्रृंखला चलता हुआ आएगा जिसको हम लोग 40 घंटे में कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ एमपीपीएससी प्री के जो टॉप 40 टॉपिक्स हैं, जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, या यूं कहिए कि जिन टॉपिक से दो दो तीन तीन प्रश्न बनते हैं या मिनिमम एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के साथ उन 40 टॉपिक्स को हम लोग टेस्ट सीरीज मतलब एमसीक्यूज भी कराएंगे। आज का सेशन जो है कंप्लीट जो वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, और इस थ्योरी का अगला लेक्चर का जो हम लेंगे उसमें इसके सभी एमसीक्यूज जितने भी बन सकते हैं कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए हमारा आज का सेशन, जो कि किस टॉपिक पर है तो पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से प्रश्न हमेशा बनेगा 1919 और 1935 का अधिनियम। 1919 और 1935 का जो अधिनियम है, यहां से कम 2 या 3 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट एक सेशन में ही मैं आज कंप्लीट कराने जा रहा हूं, तो आप लोग जुड़ जाइए और चलते हैं, शुरू करते हैं। तो क्या है 1919 और 1935 का अधिनियम? तो शुरुआत करते हैं 1919 के अधिनियम से। भारत का संवैधानिक विकास, ये जो वर्ड है संवैधानिक विकास, सबसे पहले इसे समझते हैं। संवैधानिक विकास मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके विकास क्रम में ये जो अधिनियम आए, चाहे 1919 हो चाहे 1935 हो, ये महत्वपूर्ण सीढ़ियां बनी हमारे संविधान के निर्माण हेतु। हमारा संविधान जो कि कब हुआ लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरे देश में। क्लियर है इतनी बात? तो उसका जो विकास हुआ, इतनी बड़ी ग्रंथ के समान हमारी जो ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में बन गई। उसके विकास क्रम की जो बात है, उसमें एक सीढ़ी 1919 है और दूसरी सीढ़ी 1935 है। 1935 ज्यादा महत्वपूर्ण सीढ़ी है। ठीक, तो अब बात करते हैं 1919 का अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं, जिसे अन्य नामों से भी नाम जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये क्यों कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार? तो यहाँ पर जो पहला नाम है मॉन्टेग्यू, ये भारत के उस समय मतलब 1919 के समय भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड हैं वो उस समय के भारत के वायसराय थे, वायसराय थे। ठीक, ये हो गए सचिव, ये हो गए वायसराय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर जो सचिव हैं और जो वायसराय हैं, इनके बारे में कुछ चर्चा हम लोग अभी करेंगे। उससे पहले अगर वास्तविक नाम पूछे, भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1919, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये चीज आपका वास्तविक नाम है, भारत शासन अधिनियम 1919, ये रियल नाम मतलब एग्जैक्ट ये नाम आपको याद रखना है। अब यहां पर बात करते हैं चेम्सफोर्ड की, वायसराय की, और एक बात और किसकी करते हैं? एक्ट की। एक्ट अधिनियम जो है वह कैसे बनता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो साथियों, अभी हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है? पार्लियामेंट, संसद, मतलब 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो पहले क्या है, कोई बिल या विधेयक पेश किया जाता है, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में। ज्यादातर लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। अब लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा में, और राज्यसभा में अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह बिल जो है, जो बिल आया था, वह एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। बिल को विधेयक कहते हैं, विधेयक। यह चीज आपको पता है
कि बिल जो है पारित होने के बाद एक्ट अधिनियम बनता है। मतलब पारित कैसे होगा? लोकसभा, राज्यसभा, मतलब यूं कहें संसद के द्वारा जब पारित कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, तो एक बिल जो है एक्ट अधिनियम बन जाएगा। तो उस समय 1919 अधिनियम के समय क्या था? संसद की खुद की अपनी पार्लियामेंट थी, संसद थी, वहां से बिल जो है प्रस्तावित होकर के पारित किया जाता है और पारित करने के बाद वह अधिनियम बन के भारत आता है और यहां पर इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। और 1773 से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से शुरू होता है और खत्म कहां तक होता है? तो 1935 के अधिनियम तक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 के अधिनियम तक ये जितने भी एक्ट आए हैं ये इसी तरीके से बिल पास करके, पारित करके और इसको इन्फोर्स किया जाता है भारत में, इस तरीके से आए हैं। और यहाँ जितने भी ये एक्ट आए हैं, जितने भी अधिनियम बन के आए हैं, ये सारे के सारे संवैधानिक विकास में सहयोग प्रदान किए हैं। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये चीज जो मैंने बताई कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है मॉन्टेग्यू हैं, वायसराय ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। ये इनकी दो तस्वीरें हैं, इसे आप लोग थोड़ा सा जहन में बिठा लेंगे। ठीक, अब यहां पर जो है प्रमुख प्रावधान जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रमुख प्रावधानों को जो 1919 के अधिनियम हैं उनमें मैंने कुछ 13 पॉइंट में इन प्रावधानों को एक्सप्लेन कर दिया है। इन 13 प्रावधानों से ही प्रश्न बनेंगे। आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इन प्रावधानों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा समझ विकसित हो जाए और एग्जाम में घुमा करके प्रश्न पूछे इस टॉपिक से तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि पॉलिटी में ज्यादातर चीजों को क्या है, तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, तो आपको क्या है, थोड़ा सा व्यवस्थित पढ़ना है। बैकग्राउंड को समझिए। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि में पहला पॉइंट है 1909 का अधिनियम, 1909 एक्ट। ठीक, यहां पर क्या हुआ, क्या कारण थे कि 1919 का अधिनियम आया, उसी के लिए तो बैकग्राउंड हम लोग पढ़ रहे हैं। 1919 एक्ट। अब यहां पर जो हमारा 1919 का अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इस अधिनियम को क्या बोल रहे थे? मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो, उस समय मार्ले जो थे भारत के सचिव, मिंटो जो थे वायसराय, इस तरीके से याद रखना है। अब क्या जरूरत पड़ गई कि 1909 से 1919 के बीच में 10 साल का भी अंतर अभी आया था और इतनी जल्दी अधिनियम आ गए? तो पूरे ब्रिटिश काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि इतनी जल्दी कोई अधिनियम आया था पारित होकर के, एकदम ताबड़तोड़। तो क्या कारण थे? पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। समझिएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इसी बीच चल रहा है, 1915 के आसपास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हमारे भारतीयों के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों का साथ दिया गया, ताकि हम इस उम्मीद में थे कि हमें वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या मिलेगी? हमको आजादी मिलेगी। इस उम्मीद में हम क्या कर रहे थे? वर्ल्ड वॉर में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। ठीक, कांग्रेस उस समय क्या था, दो भागों में आपको पता है, नरमपंथी और गरमपंथी। नरम दल, गरम दल। गरम दल जो है, उसमें जो गरम दल है उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन नरम दल को भरोसा था कि ये आजादी हमें प्रोवाइड कराएंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इन्होंने वादा भी किया था, जो कि वादा तोड़ा जाता है वादा करके, है ना। ये इनसे, अंग्रेजों से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। अब यहां पर क्या हुआ, उत्तरदायी शासन की मांग की गई, कि डिमांड किया गया कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि हमारे लिए कार्य करे, हमें ऐसा ना करे कि रूल भी कर रहा है और इग्नोर भी कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल शासन की मांग, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड की गई। यहां पर इसकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए होम रूल आंदोलन किया गया। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल की स्थापना की गई।
एनी बेसेंट जो है मद्रास से, और जो बाल गंगाधर जी हैं वो पुणे से होम रूल चला रहे थे। ठीक, अब ये जो होम रूल आंदोलन चलाया गया, ये इसीलिए चलाया गया ताकि उत्तरदायी शासन की डिमांड कर सके, उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाई जा सके। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 अगर चलेगा, सारे की सारी जनता, मतलब हमारी जो सैनिक हैं वो वहां पर फ्रंट लाइन पर वहां पर अटैक कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। भारत की स्थिति इस समय क्या है? भारत की स्थिति बहुत दयनीय है, गरीबी अपनी चरम पर है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और खाने पीने की व्यवस्था में भी बहुत कमी है। इस वजह से आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति होती है, जनता आक्रोश में आती है, आंदोलन होना लाजमी होता है। इस डर से भी क्या हुआ, इन ब्रिटिशरों के द्वारा 1919 का अधिनियम ताबड़तोड़ बना करके लाया गया। ठीक, उसके बाद आता है एक और पॉइंट, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट और साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है यहां पर जनरल डायर के द्वारा कितने लोगों की हत्या करवाई गई थी, आज भी उसके सबूत वहां पर शामिल हैं, आप लोग जाएंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, किसके लिए? पृष्ठभूमि के लिए, हमारे बैकग्राउंड जो कि 1919 अधिनियम बनने के लिए हैं। ठीक, फूट डालो राज करो, ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार था कि यहाँ पे जितने भी गुट हैं उनमें फूट डालो और इनको अलग अलग कर दो और राज करो। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ना चालू कर गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग अपनी अपनी जगह पर लड़ाई किसी भी तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से और उसे धरातल स्थिति पर उन्होंने शुरू कर दी थी। ये पृष्ठभूमि बनती है 1919 के अधिनियम लाने के लिए। और शुरुआत कहां से होती है? 20 अगस्त 1917 से होती है। क्या होता है? जो भारत के सचिव थे उस समय, कौन है? मॉन्टेग्यू। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि एक उत्तरदायी शासन बनाई जाए, भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए। पहला प्रश्न क्या कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, या किस एक्ट में, ब्रिटिशर के किस एक्ट में ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात कही गई? पहली बार है जब ब्रिटिशर खुद उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की बात अपने मुंह से कर रहे हैं, मतलब अपने एक्ट के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर है? और 1918 ईस्वी में प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया, मतलब यहां पर सचिव ने घोषणा की संसद में, वहां से भारत आए और यहां के वायसराय के साथ पूरा भारत भ्रमण करते हैं। वायसराय कौन? चेम्सफोर्ड। और भ्रमण करने के बाद एक रिपोर्ट वगैरह तैयार करके फिर जाते हैं ब्रिटिश संसद में और प्रस्ताव को पारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं 1918 में। और 1919 में यह अधिनियम पारित होकर के बन के भारत आ जाता है। एक तरीके का लॉलीपॉप बना करके हमें देने की कोशिश की जाती है कि आप लोग लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद मत करिए, हमें रूल करने दीजिए, आप लोग आराम से हमें कंट्रोल करने दीजिए, ये वाली बात। ठीक, तो इतना आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गया है ना। अब बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों की, 1919 के अधिनियम के प्रावधानों की। यहां से आपको ध्यान से समझना है एक एक चीज। पहली बिंदु की बात करें कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। एक एक बिंदु, एक एक क्वेश्चन है, उनको तोड़ मरोड़ के प्रश्न बनेगा जो कि मैं समझाऊंगा, फिर एमसीक्यूज के माध्यम से भी समझाऊंगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखो। ठीक, पूरा वीडियो देखो। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, एक बार मैं बता देता हूं फिर डिटेल करता हूं। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था, फिर राज्यों के बजट को केंद्र से अलग किया गया। यहां पर 1919 में कुछ विशेष महिलाओं को पहली बार मताधिकार दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान, ये बहुत महत्वपूर्ण। फिर स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको आप आज बोलते हो, यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया। नवा पॉइंट है, केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन को स्पष्ट रूप से बोला गया और इस अधिनियम के मूल्यांकन हेतु 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग गठित होगा, ऐसा उसमें 1919 के अधिनियम में लिखा गया।
भारत सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व से प्राप्त होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमिश्नर का सृजन होगा। इनको हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए, पहला बिंदु जो है 1919 अधिनियम का, आप ये कहें कि पहला प्रावधान जो है क्या कहता है, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था कहां पर? केंद्र में, सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर द्विसदनीय व्यवस्था, यहां पर केंद्रीय स्तर पर पहले क्या था? केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक। केंद्रीय विधानमंडल जो है, इसको में दो सदन बना दिए गए, एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन। उच्च सदन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य परिषद, और निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा। उच्च सदन जिसको हम लोग अपर हाउस, आज के समय में अगर देखा जाए तो आज के समय में अपर हाउस हमारा राज्यसभा है और लोअर हाउस हमारा लोकसभा है, और जो मेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं संसद को? केंद्रीय विधानमंडल। ये 1919 अधिनियम की बात हो रही है। 1919 अधिनियम के प्रावधान हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहला प्रावधान है कि केंद्र में पहली बार द्विसदन बनाने की बात की गई और शुरुआत भी कर दी गई। दो सदन कौन कौन से थे? एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। किसको बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल को। सेंट्रल लेजिस्लेचर को अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड किया गया, दो सदन बनाए गए। पहला है अपर हाउस को राज्य परिषद, ठीक, स्टेट काउंसिल, और लोअर को, निम्न सदन को क्या? सेंट्रल असेंबली नाम दिया गया। इसमें अगर मेंबर्स की बात करेंगे तो 60 सदस्य थे। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का था, जो कि अपर हाउस का था। वहीं लोअर हाउस की बात करेंगे तो सदस्यों की संख्या 145, कार्यकाल 3 वर्ष है, इसे नोट कर लो। 3 वर्ष है कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। सदस्य इसमें कम है, 60 है, इसमें सदस्यों की संख्या 145 है। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। पहली चीज, यहाँ पर जो ये आपको एक्सप्लेनेशन इकट्ठा मैंने 13 पॉइंट दे रखे हैं, इसको एक पेज में लिखो, दीवार में चिपकाओ, डेली आपको इसको देखना है। बाकी एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ इसे ध्यान से एक बार या 2 बार देख लो, उसके बाद इन पॉइंट्स को आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो प्रश्न क्या बनेगा? केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? ए 1909, बी 1919, सी 1935, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दोगे 1919, ठीक। इसे नोट कर लो इंग्लिश मीडियम। अगला पॉइंट या अगला प्रावधान, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था। मतलब अभी पहले आप समझो कि हमारा देश कैसा है? एक केंद्र है, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार। उसके नीचे क्या है? राज्य सरकार। राज्य सरकार, इसमें क्या है? मुखिया पीएम है, इसमें कौन है? सीएम है। इतनी बात क्लियर है? और कुछ इसमें भी हम डिवाइडेशन राज्यों को जिलों में, जिलों को तहसीलों में, इस तरीके से ग्राम में हमने डिवाइड कर रखा है। फिलहाल यहाँ पर 2 चीजें दिख रही, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। तो उस समय ये जो स्टेट लेवल है इसको ये प्रांत कहते थे, प्रांतीय स्तर, ठीक। प्रांतीय स्तर मतलब प्रोविंशियल लेवल, है ना। तो अरेंजमेंट जो था, डायरकी रूल किया गया। पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतीय स्तर में 1919 के अधिनियम के तहत की गई। कैसे की गई? राज्य स्तर पर द्वैध शासन, तो इसमें 2 विषय बनाए गए। द्वैध शासन के लिए 2 विषय। द्वैध मतलब डायरकी, डुएल रूल, ठीक है। डुएल रूल 2 तरीके का, ठीक है। तो इसमें एक विषय बनाया गया हस्तांतरित विषय और एक विषय बनाया गया आरक्षित विषय। एक विषय बनाया गया हस्तांतरित विषय, एक विषय बनाया गया आरक्षित विषय। इंग्लिश में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि आरक्षित विषय में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं और आरक्षित विषय है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ये, और हस्तांतरित विषय है क्या,
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है क्या। उससे पहले जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन के अगर जनक बात करेंगे तो लियोनिस कार्टिस जो है ये इसके जनक कहलाएंगे। ठीक, लियोनिस कार्टिस जो है लंदन के राउंड टेबल के संपादक हैं, यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो लियोनिस कार्टिस ये नाम याद रखोगे, द्वैध शासन डायआर्की के जनक, फादर ऑफ डायआर्की, फादर ऑफ डुअल रूल कौन है, तो लियोनिस कार्टिस नाम याद रख लोगे। ठीक, अब यहां पर द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित मतलब रिजर्व्ड, आपको नाम पता है रिजर्व्ड। रिजर्व्ड किसके लिए रिजर्व्ड, तो जो हमारे स्टेट मतलब प्रांत हैं, प्रांत हैं, केंद्र के बाद प्रांत, उस समय के भी केंद्र के प्रांत जो थे, वहां पर क्या हो रहा है, रिजर्व्ड कर दिया कुछ गवर्नर के लिए। ठीक, एक चीज याद रखोगे, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय क्या हुआ, उस समय बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ था। जब वो खत्म हुआ तो 1858 का एक एक्ट आया, 1858 का एक एक्ट आया। उसमें क्या किया गया था, उसमें गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया था, वायसराय। वायसराय, अब ये वायसराय जो है ये सेंट्रल लेवल पे रहेगा, लेकिन राज्य स्तर पर जो ये प्रांतीय स्तर है यहां पर कौन रहेगा, एक गवर्नर रहेगा। हर एक प्रांत में एक गवर्नर रहेगा, ये क्लियर होना चाहिए। तो हर एक प्रांत में गवर्नर है, उस गवर्नर के लिए ये आरक्षित सब्जेक्ट हैं, रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं, आरक्षित विषय हैं। ठीक, अब इनके लिए ये सब्जेक्ट आरक्षित कर दिए गए। आरक्षित क्यों कर दिए गए, कि इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, ये रिजर्व्ड हैं गवर्नर के लिए, गवर्नर जो मर्जी होगा वो करेगा। ये जवाबदेही नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, किसके प्रति, जो स्टेट की विधान परिषद है, जो प्रांत की विधान परिषद है, उसके प्रति ये उत्तरदायी ये होगा, और ये वाला नहीं होगा क्योंकि रिजर्व्ड है। और अगर हस्तांतरित है तो उसके प्रति उत्तरदायी होगा। फिर से समझो, द्वैध शासन में एक विषय हस्तांतरित, एक विषय रिजर्व्ड मतलब आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित किसको किया गया, तो गवर्नर को किया गया। ऐसे सब्जेक्ट गवर्नर को आरक्षित कर दिया कि वह जो स्टेट के विधानसभा हैं प्रांत लेवल पे, उनमें वो उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वो अपने डिसीजन को सुरक्षित रख सकता है, उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, परंतु यहां पर वो जवाब देगा, ऐसा प्रावधान लाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें उन सब्जेक्ट को रख दिया गया जिसमें पैसों की जरूरत मतलब नहीं। इसमें क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, स्थानीय शासन है, आएंगे ये हमारे पास ही पैसे लेने, ऐसा। और यहां पर क्या है, बड़े बड़े जो भी आजकल आपने देखा होगा, वित्त मंत्री जो है, रक्षा मंत्री जो है, संचार मंत्री जो है, गृह मंत्री जो है, जितने बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं आज के समय में, मतलब सारे बड़े काम को सुरक्षित कर लिया कि इस किसके प्रति जवाबदेही नहीं देंगे। वित्त मतलब पैसा, और पैसा इनको कौन देगा, यही देंगे। क्लियर सी बात है, शिक्षा के लिए पैसा कहां से आएगा, ये। और फिर स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, थोड़ा सा जवाबदेहिता आ गए, पर ये सब सिर्फ लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप दिखाने के लिए कि इन चीजों में हम जवाबदेहिता हैं, उत्तरदायी हैं, मतलब आपके लिए कार्य कर रहे हैं, मतलब हमको रूल करने दो, आप काम करो हमारे लिए, सीधी सी बात है। तो ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेंगे। वित्त जैसे बड़े सब्जेक्ट, रक्षा जैसे बड़े सब्जेक्ट, संचार जैसे बड़े सब्जेक्ट, गृह जैसे बड़े सब्जेक्ट को अपना आरक्षित कर लिया कि उत्तरदायी नहीं रहेंगे, जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप समझ गए, ठीक, नोट कर लीजिए। यहां पर ये चीज इंग्लिश मीडियम के बच्चे, बाकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आप कहां से, हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तीसरा जो प्रावधान है 1919 का, वो देखते हैं। राज्यों के बजट को केंद्र से अलग कर दिया गया, पहला बात। अब यहां पर क्या कर दिया गया कि जो राज्य के बजट हैं वो केंद्र से अलग कर दिए गए, कि बजट जो पैसे हैं वो अलग अलग कर दिया गया। अभी क्या होता है, केंद्र सरकार का बजट अलग घोषित होता है, राज्य सरकार का बजट अलग घोषित होता है।
इसी तरीके से मतलब केंद्र में कुछ 30-32 लाख करोड़ का बजट हमारे एक साल में बताया जाता है, और एक स्टेट का, हमारा जैसे बड़ा स्टेट है मध्य प्रदेश, तो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हमारा बजट बनता है एक साल का। तो वही बजट जो है कि पूरे साल भर उस बजट का हम क्या करेंगे, यूज करके सारे क्षेत्र में कार्य करेंगे। वैसे ही यहाँ पर किया गया, राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया केंद्र के बजट से, परंतु पैसे हमको केंद्र से ही लेना है। ठीक। कुछ विशेष महिलाओं को पहली बार मताधिकार, अब यहां पर मताधिकार का अधिकार दिया गया महिलाओं को। आपको एक प्रश्न है कि पहली बार किस देश ने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था, किस देश के द्वारा पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, वोटिंग का अधिकार दिया गया, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक। तो यहां पर भी कुछ विशेष महिलाएं लिखा है, यहां पर विशेष महिलाएं इसलिए लिखा है जो टैक्स पेयर वुमेन थी, जो उस समय कमाऊ महिलाएं थी और टैक्स पे करती थी, वो सिर्फ क्या कर सकती हैं, मत दे सकती हैं, बाकी नहीं। ठीक। ये चीज भी याद रखोगे कि क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने का प्रावधान किस एक्ट में, किस अधिनियम में दिया गया, तो आप 1919 आंसर लिख लोगे बिना सोचे। उसके बाद अगला पॉइंट है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार, मैंने बोला कि 1909 का जो अधिनियम है, मार्ले मिंटो अधिनियम, वह एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि बनी इसके लिए। क्यों? क्योंकि उसमें 1909 में क्या हुआ था, उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, पृथक निर्वाचन प्रोवाइड किया गया था। ये किसमें? 1909 के अधिनियम में। इसी पृथक निर्वाचन को क्या कर रहे हैं, इसको विस्तार कर रहे हैं। ठीक। 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है किस अधिनियम से शुरू हुआ, तो 1909 में। सांप्रदायिक तरीके से पृथक निर्वाचन का शुरुआत 1909 से हुआ और उसका विस्तार 1919 में किया गया। अब यहां मुसलमानों का हो गया पृथक निर्वाचन, यहां पर इन्होंने सिखों का, आंग्ल भारतीयों का और जो ईसाई हैं उनका भी क्या कर दिया, पृथक निर्वाचन कर दिया कि आप अलग अलग निर्वाचन कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, आपका कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, मतलब फूट डाल दिया। अब ये सब यूनाइट थे, साथ में थे, साथ में लड़ रहे थे, साथ में आंदोलन कर रहे थे, इनको अलग अलग कर दिया। ठीक। एक चीज खासियत थी ब्रिटिशर्स की कि वो क्या है, कितना भी बड़ा आंदोलन हो डायरेक्टली वार नहीं कर रहे थे। वो क्या करते थे, वो आधी पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ ऐसा लॉलीपॉप दे देते थे कि वो अपने आप वो हट जाए और बाकियों को वो निपटा देते थे। इस तरीके की वो रणनीति करते थे। ठीक है, बहुत ही नालायक थे, क्या बोले अब। जो कि 1909 में सिर्फ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। इस पॉइंट को आपको समझ के चलना है। अगला बिंदु अगर बात करें अगले प्रावधान की, छठवें की, तो वायसराय की कार्यकारिणी में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया। अब यहां पर जो मैंने बोला कि अगर उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात 1919 में की गई, तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था का मतलब यही होता है कि कम से कम भारतीयों को तो उसमें ऐड किया जाए, सदस्यता दी जाए। जो हमारे वायसराय की कार्यकारिणी है, जो गवर्नर की कार्यकारिणी है, उसमें भारतीय सदस्य भी हों, तभी तो हमको पता चलेगा कि क्या कार्य हो रहा है, कौन से हमारे जरूरतें हैं, शिक्षा में जरूरत है, किस क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? जो वहां के लोग हैं। उनको क्या है, उनको तो कुछ पता करना भी नहीं है। ठीक है, तो कार्यकारिणी में, किसके, वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्यों का प्रावधान किया गया, लॉलीपॉप दे दिए। स्थानीय स्वशासन, अगला पॉइंट है, स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया। यहां पर लोकल गवर्नेंस को बल दिया गया, स्थानीय स्वशासन को अब यहां पर हस्तांतरित विषय में डाला गया। यह क्वेश्चन बना है कि स्थानीय स्वशासन को किस विषय में डाला गया 1919 के अधिनियम में, तो हस्तांतरित विषय में, जिसमें वो उत्तरदायी होगा। कौन? गवर्नर। गवर्नर उत्तरदायी होगा
और अगर गवर्नर उत्तरदायी नहीं है मतलब वो विषय रिजर्व्ड है। बड़े बड़े जितने भी विषय हैं सब रिजर्व्ड हैं। वित्त, संचार, गृह, ये सारे के सारे क्या हो गए, रिजर्व्ड हो गए। वित्त अब भी आरक्षित विषय में था। वित्त जो है फाइनेंस वाला वो भी अभी भी आरक्षित में है, मतलब घूम फिर के पैसे तो लेने हम ही के पास आओगे। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग, जिसको आज आप लोग क्या बोलते हो, यूपीएससी। उस समय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया कि आप लोग लोक सेवक बनिए और हमारे लिए कार्य करिए, आपको हम सैलरी देंगे। ठीक, तो आपको यहां पर याद रखना है लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को गठित किया गया। उस समय इसके अध्यक्ष रॉस बारकर थे। एक प्रश्न बनता है यूपीएससी लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर करोगे रॉस बारकर। ये जो लोक सेवा आयोग है ये किसके तहत गठित किया गया था, तो एक ली आयोग का गठन किया गया था 1923 में, इसके तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है और इसको बार बार याद कर लेना है। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट था कि केंद्रीय सूची व राज्य सूची के विषयों को अलग अलग किया गया। जो केंद्र की सूचियां हैं मतलब केंद्र के विषय और राज्य के विषय, इन दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक, और 1935 का अधिनियम में इन विषयों को बताया भी गया है एग्जैक्टली। लेकिन प्रश्न क्या बनता है कि पहली बार विषयों को अलग, पहली बार केंद्र सूची और राज्य सूची को अलग किसमें किया गया, किस अधिनियम में किया गया, तो आप आंसर करोगे 1919 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में नहीं, 1935 के अधिनियम में उसको विस्तार किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, विषयों को अच्छे से डाला गया है, परंतु शुरुआत जो है यहां से हो चुकी है। तो यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपस में मिला मिलू के क्वेश्चन बना करके आपको दिखाएगा। अगला अगर देखें 10वां पॉइंट है पहली बार उत्तरदायी शासन को स्पष्ट रूप से बोला गया, यहां पर किसमें, 1919 के अधिनियम में पहली बार। ठीक, इस अधिनियम के मूल्यांकन हेतु 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग गठित होगा, ऐसा प्रावधान दिया गया। और उस मतलब वैधानिक आयोग का नाम था साइमन कमीशन, जो कि समीक्षा हेतु आया था। कब आया था, 1927 में। इन्होंने लिखा था 10 वर्ष बाद आएगा, तो 10 वर्ष कब होता है, 1919 प्लस 10 1929 होता है, मतलब 29 में आना चाहिए था, आ गया कब, 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही। जल्दबाजी इनको करना था, क्यों, क्योंकि आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में बड़े बड़े। ठीक, और अब यहां पर स्वराज की बात भी उठ गई है कि अब हमको स्वराज चाहिए। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन आ गया इसका समीक्षा के लिए कि देखते हैं कितना काम हो गया है, कितना काम नहीं हुआ है, इस हेतु ये काम करता है। ठीक, परंतु आपको पता है कि साइमन कमीशन का जमकर के विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक का नारा दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय का देहांत हो जाता है। यहां पर इनका लाठियों से बहुत मारते हैं और इनका यहां पर देहांत हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखो 12वां पॉइंट, भारत सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व से प्रारंभ होगा, उनको प्रदान किया जाएगा। पहले ये बोलते थे कि जो हमारा राजकीय कोष है उसी से ये इनको वेतन देते थे। क्यों देते थे, इनका ये कहना था कि जो सचिव है वह तो भारत के लिए कार्य कर रहा है, आपके लिए कार्य कर रहा है, उम्दा कार्य कर रहा है। जो कि सचिव कहाँ था, सचिव वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम कर रहा था, जो भी छोटी बड़ी बातें थी भारत की वो वहां पार्लियामेंट में वो उठाने का काम करता था। इसलिए भारतीय कोष से उसको पैसे दिए जाते थे, वेतन दिए जाते थे। परंतु यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब उनको अंग्रेजी राजस्व से वेतन प्रदान किया जाएगा, ऐसा प्रावधान 1919 के अधिनियम में दिया गया, ये भी याद कर लो। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है 1919 का, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमिश्नर का सृजन किया गया। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त, जिसको इंग्लिश में इंडियन हाई कमिश्नर कहा जाता है, इसका क्या किया गया, सृजन किया गया। समझना, भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित करना, मतलब जो हमारे सेक्रेटरी हैं, भारत के सचिव हैं, इंडियन सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा अब ऐसा बोला जाता था कि उन पे बहुत ज्यादा वर्डन हो रहा है,
तो उनके कुछ काम को भेज दिया जाता था, किसको? उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दे रहे थे, इसलिए इस वाले पद का सृजन किया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय उच्चायुक्त का सृजन किस अधिनियम में किया गया। तो आपको आंसर देना है 1919 का अधिनियम, ये चीज इंपॉर्टेंट है। भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमिश्नर का सृजन किस अधिनियम में किया गया। ये 13 अधिनियम के प्रावधान आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो 13 हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पूरी चीजें मैंने अच्छे से समझा दी है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 1935 के अधिनियम की ओर। भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें 1919 एक महत्वपूर्ण सीढ़ी थी ही, परंतु 1935 का जो अधिनियम है एक्ट ऑफ 1935 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अधिनियम से ज्यादातर प्रावधानों को हमने अपने संविधान में डायरेक्टली ले लिया है, तो ये बिल्कुल संवैधानिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी होगी ही होगी, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पूरे इतिहास में भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे जटिल अधिनियम माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। इस वजह से यह बहुत बड़ा था, बहुत जटिल था, बहुत लंबा था। क्लियर है? ये चीज याद रखोगे। 321, 321 उल्टा कर दिया 1 2 3 को। 321 अनुच्छेद, 14 भाग, 10 अनुसूचियां थी। वास्तविक नाम पूछा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935, उसका वास्तविक नाम भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर? इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। यहां पर पृष्ठभूमि का मतलब है कि 1919 से लेकर के 1935 तक जो समय काल था, इस बीच क्या क्या हुआ, वह सब कुछ, सारी घटनाएं जो हैं इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड बनेगी। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो 1919 का अधिनियम ही रहेगा। मतलब 1919 के अधिनियम में कुछ खामियां रही हैं, उस खामियों को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया? नया एक्ट लाया गया 1935 का। समझ में आ रहा है? अब यहां 1919 के अधिनियम को सुधार करने की जरूरत है, तभी तो आ रहा है। तो पहला पृष्ठभूमि क्या हो गया? 1919 का अधिनियम, उसके सारे प्रावधान आपको पता ही है। अगला बिंदु क्या है? 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु क्या आया था? साइमन कमीशन आया था, जिसको गो बैक का, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। समझ गए? अब इस 10 वर्ष के बाद ये क्या हुआ? साइमन कमीशन 1927 में आया था, जिसको हमने भगा दिया। तो यहां पर बोला गया कि हम खुद अपना क्या बनाएंगे? संविधान बना सकते हैं, हम खुद रेगुलेटिंग एक्ट बनाएंगे, हम खुद अधिनियम बनाएंगे। ऐसा भारतीय जो थे वहां पर बड़े बड़े कांग्रेस के जो बड़े अधिवक्ता और बड़े लीडर्स जो थे, उनके द्वारा कहा गया कि हम खुद बनाएंगे अपना संविधान। ठीक, तो उन्होंने कहा ठीक है, बना लो, आप इतने ही तोप हो तो बना लो, बना करके दो, परंतु एक शर्त है, सभी लोग मान्य होना चाहिए, सभी धर्म के। उनको भरोसा था कि हमने इतना फूट डाल दिया है, मुस्लिम अलग, सिख अलग, हिंदू अलग, सारे धर्मों को हमने अलग कर दिया है। अगर आप सब लोग सहमत होकर के एक रिपोर्ट तैयार करके दे दो तो हम बिल्कुल सहमत हो जाएंगे। तो बिल्कुल हम मान गए। और उसमें अध्यक्ष कौन बना? नेहरू बने। कौन से नेहरू? जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जिसको 1928 में प्रेजेंट किया गया, बनाया गया। समझ गए? और इसे क्या किया गया? इसको भी लागू करवाने के लिए हमारे द्वारा, हमारे लीडर्स के द्वारा इन्फोर्स किया गया। ये सारे के सारे बैकग्राउंड बन रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, किस पर? ब्रिटिशर्स पर। तो उन्होंने क्या किया? इस नेहरू रिपोर्ट के लिए एक फिर से साइमन कमीशन को वापस भेजा भारत। साइमन कमीशन वापस कब आता है? 1930 में। और आता है, इस समय आया था तो रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया था, परंतु अब इसलिए आया ताकि वो अपना रिपोर्ट तैयार कर पाए, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही तो नया एक्ट बनेगा, नया अधिनियम बनेगा। तो उसको 1930 में आकर के रिपोर्ट तैयार करके पेश करता है। और ये जो रिपोर्ट है, इसका चर्चा परिचर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का
एक गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, इसी पर चर्चा करने के लिए कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो बता दो, क्योंकि हम अधिनियम लाने वाले हैं इसमें सुधार वगैरह करके। ठीक, अब गोलमेज सम्मेलन, भारत में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक ठीक, जिसमें बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। 1930, 31, 32, 1930, 1931 और 1932। 1931 वाले में गांधी जी भी शामिल होते हैं, बाकी में शामिल नहीं होते हैं। बी आर अम्बेडकर तीनों में शामिल होते हैं। तो ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि बन रही है ताकि हम लोग 1935 का अधिनियम बना करके, पारित करके भारत भेज सकें, इन्फोर्स कर सकें पूरे देश में। क्लियर है बात? ये पृष्ठभूमि आपको समझ के चलना है। अब चलते हैं हम लोग प्रावधान की तरफ। जो प्रावधान प्रमुख हैं उनको हम यहाँ नोट करके रखे हैं, आपको यहाँ पर एक पेज में लिखना है, चिपका लेना है, समझाने का काम मेरा है। अभी समझ लेते हैं। पहला बिंदु क्या है? अखिल भारतीय संघ। दूसरा, संघीय विधानमंडल। तीसरा, विषयों का विभाजन। चौथा, संघीय न्यायालय। फिर संघीय बैंक आरबीआई और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली, राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्य स्तर पर द्वैध शासन की समाप्ति। म्यांमार जो वर्मा है उसका शासन भारत से अलग कर दिया गया और महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी गई। ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। साथ में एक चीज याद रखोगे, 1935 के अधिनियम में कोई भी प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना नहीं थी, जिस वजह से काफी विरोध हुआ। तो यहां पर क्या किया गया, जो 1919 एक्ट की जो प्रस्तावना थी उसी को 1935 में जोड़ दिया गया। तो ये चीज याद रखोगे। शुरुआत में 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी, बाद में 1919 के प्रस्तावना को एज इट इज उसमें ऐड कर लिया गया था। अब इन बिंदुओं को, जो प्रावधान जहां से प्रश्न बनेंगे, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, शुरुआत करते हैं अखिल भारतीय संघ से। इंग्लिश मीडियम के बच्चे सारे के सारे नोट कर लो। चलिए, प्रमुख प्रावधान जो है इसको चर्चा करते हैं। पहला क्या है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ऑल इंडियन एसोसिएशन। अब यहां पर समझना है हमको, अभी तक सेंट्रल की बात चल रही थी, केंद्र की बात चल रही थी, केंद्र की बात चल रही थी। केंद्र के नीचे क्या है? प्रांत हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, केंद्र को ये लोग बनाने का काम कर रहे हैं, अखिल भारतीय संघ बनाने का बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया एसोसिएशन बनाने का बात कर रहे हैं। क्या है ये? पूरे के पूरे देश को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझो कि 1935 के समय जो हमारा भारत, प्यारा भारत था, उस पर जो अधिकार ब्रिटिश के थे, 2 तरीके से इनका अधिकार था। मतलब ये जो रूल कर रहे थे, ये प्रत्यक्ष रूप से भी कर रहे थे और अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे। प्रत्यक्ष रूप से जिन क्षेत्रों में कर रहे थे वहां पर 11 प्रांत थी, उस समय 11 प्रांत थी। अप्रत्यक्ष रूप से जहां पर वो रूल कर रहे थे उनको हम कहते हैं देसी रियासतें। क्या? रियासतें, देसी रियासतें। और देसी रियासतों की संख्या 565 से ज्यादा थी। ठीक, इस तरीके से भारत 2 पार्ट में डिवाइड था, जहां पर ब्रिटिशर्स के 2 तरीके से कंट्रोल था, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष में 11 प्रांत थे और अप्रत्यक्ष में देसी रियासतें थी, जहां पर राजा रजवाड़े रूल कर रहे थे। और वो रूल तो कर रहे थे परंतु अंग्रेजों को कर देते थे, अंग्रेजों के लिए सेवा प्रदान करते थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि देसी रियासतों में भी ब्रिटिशर्स का ही रूल था। ये जो 11 प्रांत हैं, अभी तक जो प्रावधान हम पढ़ रहे थे कि केंद्र को, प्रांत को, केंद्र में द्विसदनीय, प्रांत में द्वैध शासन, ये सारी की सारी 1919 के अधिनियम में लाई गई। तो ये कहां पे हो रहा है? ये कौन से क्षेत्रों में हो रहा है? ये यही 11 क्षेत्रों में हो रहा है। 11 प्रांत हैं, इन्हीं 11 प्रांतों को मिलाकर के एक केंद्र बनाया गया था। ये प्रांत और वो इनका मिलाकर के एक केंद्र, सेंट्रल। अब इन्हीं को जोड़ के और इन 565 रियासतों को जोड़ने का एक प्रावधान बनाया गया, जिसको नाम दिया गया
अखिल भारत अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का बात कर रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है कि सर इतनी अच्छी बात कर रहे हैं कि सबको जोड़ दो, यूनाइट कर दो और एक साथ कार्य करेंगे। परंतु इतनी आसान थोड़ी है बात, अस्तित्व में ही नहीं आया। क्यों नहीं आया ये बात, अस्तित्व में क्यों नहीं आया? प्रस्ताव जो रखा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। ये जो प्रांत हैं ये सम्मिलित होंगे ही होंगे, परंतु देसी रियासतों को बोल दिया गया कि आपका मन होगा राजा रजवाड़े तो होइए, अदरवाइज कोई भी जरूरत की बात नहीं है। मतलब इसे ऐच्छिक कर दिया गया। ऐच्छिक अगर होगा तो कोई आएगा? नहीं आएगा। अब आप बोलोगे तो दिक्कत कहां आ रही है? जितने लोग आ रहे हैं उनको ले लो, बाकी 11 प्रांत को जोड़ के संघ बना दो, संघ बना दो। परंतु ऐसा नहीं था, उन्होंने रख दी कुछ शर्तें। क्या शर्तें रखी? अब जब शर्त आ जाए समझ जाओ दाल में काला है। पहला शर्त उन्होंने यही रख दिया कि यहां पर जो देसी रियासतें हैं इनका सम्मिलित होगा तो अगर इनकी जो भी पॉपुलेशन होगी उसका 50% पॉपुलेशन हाँ बोलना चाहिए। समझिएगा, अगर देसी रियासतें जो हैं 565 रियासतें जो हैं इनमें अगर मान लो उस समय मान लेते हैं 10 करोड़ अगर जनता होगी, 10 करोड़, तो इनमें से 5 करोड़ जनता का आना अनिवार्य था। अगर 5 करोड़ से कम जनता आ रही है तो ये संघ नहीं बनेगा। अब समझ रहे हो, शर्त आ गई, मतलब ये चीज नहीं होना था, इसलिए अस्तित्व में ही नहीं आ पाया। ठीक, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखो कि संघीय विधानमंडल, फेडरल लेजिस्लेचर की बात की गई। पहले क्या था? पहले केंद्रीय विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल था, सेंट्रल लेजिस्लेचर था। परंतु इसमें किसमें 1935 के अधिनियम में ये ऐड किया गया कि संघीय विधानमंडल को बनाया जाएगा, जो कि प्रश्न बनेगा किस अधिनियम में संघीय विधानमंडल क्या प्रावधान लाया गया, किस अधिनियम में फेडरल लेजिस्लेचर का प्रावधान लाया गया? तो आंसर है 1935 का। 1935 के अधिनियम में सब कुछ संघ संघ बना करके जोड़ दिया गया। संघ संघ आ जाए समझ लो 1935 का अधिनियम। संघीय बैंक बनाया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय राज्य बना रहे हैं अखिल भारतीय संघ के नाम से। ये जितने भी संघ वाली बात आएगी 1935 का अधिनियम तुरंत मारोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो प्रावधान हो गए 1935 के अधिनियम के। ठीक, अगला प्रावधान अगर देखें तो विषयों और शक्तियों का विभाजन किया गया, डिवीजन ऑफ द टॉपिक्स, जो मैंने 1919 के अधिनियम में बताया था। प्रश्न बनेगा कि किस अधिनियम में पहली बार विषयों को विभाजन किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था? तो आंसर 1935 नहीं दोगे, पहली बार पूछेगा तो 1919 का अधिनियम बात करोगे। परंतु 1935 के अधिनियम में संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों का निर्माण किया गया। विभाजन कुछ इस तरीके से किया गया कि 3 तरीके का विभाजन हुआ। संघ सूची में संघ के विषय डाले गए, मतलब सेंट्रल लेवल पर जो हमारी सरकार होगी वो उस पर कार्य करेगी, और जो प्रांतीय लेवल पर सरकार होगी वो इन 54 विषयों पर कार्य करेगी। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संघ और जो प्रांत है दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, तो उनको बोल दिया समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय डाल दिए। संघ सूची में 59 विषय डाले गए। तो इस तरीके से 1935 में विषयों को विभाजित किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अवशिष्ट जो विषय है वह किसको दिया गया? वह दिया गया वायसराय को। जो गवर्नर जनरल है, जो कि सबसे ऊपर है, उसके नीचे कौन है? प्रांतों में गवर्नर है। गवर्नर जनरल पहले ऊपर है, जिसको हम लोग वायसराय बोल रहे हैं। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश क्राउन में पूरा का पूरा रूल गया, है ना, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में गया। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, अगला अगर हम बात करें प्रावधान की, तो संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। पहली बार दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को ये स्थापित किया गया और कार्यकाल इसका चालू कर दिया गया कि कार्यरत चालू हो गया। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके 7 अन्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें हम तो मॉरिस गुवेयर, ये इंपॉर्टेंट है। मॉरिस गुवेयर जो है पहले मुख्य न्यायाधीश हैं संघीय न्यायालय के।
जो कि दिल्ली में स्थापित किया गया। इसमें जो नियुक्ति होगी सम्राट के द्वारा होगी, मुख्य न्यायाधीश की और अन्य 7 जो हमारे न्यायाधीश हैं। अगर यहाँ पर कोई केस आता है और उस पर निर्णय दे दिया जाता है और उस निर्णय के विरुद्ध आप अपील करना चाहते हो, आप खुश नहीं हो, असंतुष्ट हो, तो आप कहाँ जाओगे? प्रीवी काउंसिल में जाकर के अपील कर सकते हो, जो कि लंदन में है। अब कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं। न्यायालय वर्ड जब आए तो आपको एक चीज याद रखना है, इससे पहले भी न्यायालय बन चुके हैं। ये कौन सा न्यायालय है? ये संघीय न्यायालय है। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय, यहां पर लिख दे रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय कहां बनाया गया? कलकत्ता में। ब्रिटिशर के जो 1773 का रेगुलेटिंग आया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें यह प्रावधान था कि एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय कब बना दिया गया? 1774 में बना दिया गया। 1774 में बना दिया गया, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। नोट कर लो। ठीक, ये था सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में, और ये संघीय न्यायालय बनाया गया कब? 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में। आज हम दिल्ली के इस न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। ठीक, यहां पर कंफ्यूज मत होना, आज की बात अलग है, इस समय की बात अलग है। 1935 के समय सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में है, जो कि बन चुका था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1774 में ऑलरेडी बन चुका है। एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर संघीय न्यायालय की बात करेगा तो पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुवेयर है, जो कि दिल्ली में स्थापित किया गया 1937 में। पूरा क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। संघीय बैंक आरबीआई का भी इसी में क्या हुआ? प्रावधान लाया गया कि एक बैंक बनाया जाए आरबीआई नाम से, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। ये याद कर लो, कहां की गई? तो कलकत्ता में की गई। संघीय बैंक की स्थापना की गई किसके तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। ये चीज याद रखोगे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया 1909 में। मार्ले मिंटो जो अधिनियम आया था, उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, मुसलमानों को। ठीक, 1919 में किसको दिया गया था? आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीय सिखों को दिया गया और ईसाइयों को दिया गया। परंतु 1935 में इसी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके अब एक वर्ड और जोड़ा गया, हरिजन। हरिजनों को भी शामिल किया गया, हरिजन को शामिल किया गया, जिसको हम लोग एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। इनको भी अलग कर दिया कि हिंदुओं से ये अलग हैं, ऐसी बात यहां पर रख दी और फूट डालो राज करो वाला सिस्टम चालू कर दिया। तो ये बात याद रखना कि 1935 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति है, इसका विस्तार करके किनको जोड़ा गया, किनको निर्वाचन दिया? पृथक निर्वाचन, हरिजनों को पृथक निर्वाचन दिया। ये तीनों याद रखना, 1909 में मुसलमानों को, 1919 में आंग्ल भारतीयों को, सिखों को, ईसाइयों को, और 1935 में हरिजनों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ये सारे प्रावधान कर रहे हैं 1935 में। 1935 का जो अगला बिंदु है क्या है? केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लाई गई और राज्य स्तर का जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। ये अलग चीज है, द्विसदन, 2 सदन बनाया गया, सदनीय व्यवस्था। और प्रांत में द्वैध शासन लाया गया था। द्वैध शासन, डायरकी रूल, जिसमें 2 विषय थे, एक हस्तांतरित, एक आरक्षित, रिजर्व वाला, ट्रांसफर्ड वाला। ये जो द्वैध शासन है, ये प्रांतीय जो द्वैध शासन है, इसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1935 में द्वैध शासन को। कहां का? प्रांतीय द्वैध शासन, जिसको इन्होंने क्या कर दिया गया? सेंट्रल पे, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी। फिर से समझो, 1919 में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, प्रांत में डुअल डायरकी है, मतलब द्वैध शासन है। अब 1935 में सेंट्रल पे भी द्वैध शासन कर दिया और प्रांत का द्वैध शासन खत्म कर दिया। ठीक, सेंट्रल पे 2 सदन है और द्वैध शासन है, प्रांत को स्वायत्तता दे दी। तो आंसर आपको ये याद रखना है, प्रांतीय स्वायत्तता
क्यों? क्योंकि प्रश्न बनेगा प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1935 अधिनियम के तहत। इस समय 11 ब्रिटिश प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल अरेंजमेंट एट द स्टेट लेवल। मतलब स्टेट लेवल पर द्विसदन बनाया गया, जो कि यहां पर द्विसदन सेंट्रल में बनाया गया था, अब यहां प्रांत में द्विसदन बना। अब देखो कंफ्यूजिंग कैसे हो रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना और नोट कर लेना। राज्य स्तर पर द्विसदन बनाया गया, बाई कैमरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत के 11 प्रांतों में इस बाई कैमरल सिस्टम को लाया गया। 11 प्रांतों में से 6 प्रांत इस द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कर भी लेते हैं। 11 में से कितने? 6 द्विसदन बना लेते हैं। उनमें नाम क्या क्या है? असम, बिहार, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत और मद्रास। ये 6 प्रांत जो हैं 11 में से द्विसदन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। नोट कर लीजिए। और अगला पॉइंट क्या है? म्यांमार जो है, बर्मा, उस समय भारत का हिस्सा था और कंट्रोल जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था उसी के द्वारा किया जा रहा था, जो वायसराय था। तो इस समय 1935 के अधिनियम में इसको पृथक कर दिया गया कि जो बर्मा का शासन है भारत से अलग कर दिया गया, वहां अलग गवर्नर जनरल बनेगा, वायसराय बनेगा। और इसको इन्फोर्स कब किया? 1937 में किया। तो ये चीज आपको याद रखना, बर्मा का, जिसको म्यांमार बोलते हैं, उसको सेपरेट कर दिया गया, इंडिया से। और अगर अगले लास्ट बिंदु की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल की प्रावधान की बात 1935 में की गई। 1935 में एडवोकेट जनरल को बनाया गया, ये चीज आपको याद रखना है। 1919 में क्या बनाया गया था? 1919 वाले अधिनियम में भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। ये क्या कहलाते हैं ये समझिए, वहां पर नहीं बताया तो यहां पे समझ लो। भारतीय उच्चायुक्त क्या है? भारत के क्या है? दूतावास हैं। तो उन दूतावास में क्या होंगे? हमारे भारत के राजदूत होंगे, उन राजदूत को क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं। तो एम्बेसडर, राजदूत किन देशों में होंगे वो चीज आपको समझना है। पहली बात, भारतीय उच्चायुक्त उन देशों में एम्बेसडर को बोला जाता है। भारतीय उच्चायुक्त मतलब एम्बेसडर ही हैं, राजदूत ही हैं। तो उन देशों में हैं जहां पर ब्रिटिशर ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, वहां पर उनका कंट्रोल रहा होगा। मतलब कॉमनवेल्थ देश, जो कॉमनवेल्थ देश हैं वहां पर अगर हमारे राजदूत जाएंगे, एम्बेसडर होंगे, तो उनको हम राजदूत ना बोल करके भारतीय उच्चायुक्त बोलेंगे। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है इतनी बात? ये सारे पॉइंट हो गए 1935 अधिनियम के। 1935 के अधिनियम को कुछ हमारे लीडर्स के द्वारा कुछ बोला गया, ये आप याद रखो। नेहरू के द्वारा इसे अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी बोला गया। तो क्वेश्चन बनेगा अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी किसके द्वारा बोला गया 1935 के अधिनियम को? तो नेहरू के द्वारा। और क्या बोला गया? दास्ता या गुलामी का अधिकार पत्र भी 1935 के अधिनियम को बोला गया। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से अस्वीकृत बोला कि 1935 का अधिनियम क्या है? पूर्णतः सड़ा हुआ है, मूल रूप से अस्वीकृत है, हम इसे स्वीकारते नहीं हैं। और यहां पर नोट क्या है? जो प्रांतीय स्वायत्तता वाली बात की गई, पूर्ण स्वराज नहीं दिया गया। ये चीज नोट करने वाली बात है। हमको पूर्ण स्वराज कभी बात की ही नहीं ब्रिटिशरों ने कि आपको पूर्ण स्वराज दिया जाएगा। केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन बना रहा। उत्तरदायी शासन 1919 से रट लगा करके रखे हैं। 1935 आ गया, अभी तक कोई भी उत्तरदायी शासन नहीं आया। गवर्नर जनरल निरंकुशता बनी रही क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां उसके हाथों में थी, क्योंकि सारी विषयों को तो इसने डाल नहीं रखा है, तो अवशिष्ट शक्तियां उसके हाथों में होने की वजह से वो निरंकुश बना रहा। इस तरीके से 1935 का अधिनियम भी एक तरीके से हमारे लिए फेल था, वो तो ब्रिटिशर के लिए अच्छा था ही। ठीक है, तो आपको पूरा 1919-1935 का अधिनियम मैंने समझा दिया। ठीक, आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आया है तो इसी तरीके से शानदार कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। अगले सेशन में मिलने से पहले आप लोग एक काम जरूर कर सकते हैं कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लो, और जो मैंने एक एक पेज में सारे के सारे प्रावधानों को लिखा है उनको आप लोग अपनी दीवारों में चिपका लो शॉर्ट नोट्स बना करके, ताकि रिवीजन में मजा आता रहे। ठीक, तब तक अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक अपना स्वास्थ्य बनाए रखिएगा, है ना। खूब मस्त पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद।